हेलो ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे एनईपी 2020 या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। अ, ये कोई नया नहीं है, बट इससे पहले भी एजुकेशन पॉलिसी जो पुरानी सरकारें थी वो लेकर आई थी। बट चर्चा का विषय अभी इसलिए है क्योंकि ये पॉलिसी अभी 34 इयर्स के बाद आई है। तो अगर मैं एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ऐसे अगर बताऊं तो लाइक फर्स्ट पॉलिसी जो आई थी वो आई थी 1968 में, जब इंदिरा गांधी थी पावर में। और सेकंड पॉलिसी आई 1986 में, जब राजीव गांधी थे, जिसको फिर पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे 1992 में मॉडिफाई किया गया। और इसके बाद अ, कोई चेंजेस कभी नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मली जो एजुकेशन है, इट्स नॉट अ बिग मैटर फॉर पॉलिटिकल विक्ट्री। तो इस वजह से चुनाव का मुद्दा कभी नहीं रहा एजुकेशन पॉलिसी। बट भाजपा ने या फिर बीजेपी ने इसको अपना चुनावी मुद्दा बनाया 2014 के चुनाव के वक्त। और आज हम देख रहे हैं कि उसी का नतीजा है कि 34 साल बाद 2020 29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे सामने है। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे कि जो पहले की पॉलिसीज थी और आज की जो पॉलिसी है उसमें क्या फ़र्क है, और ये बेहतरी के लिए है या फिर पुरानी पॉलिसी की तरह इसमें ज़्यादा कुछ वेट नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि पुराना हमारा स्ट्रक्चर क्या था और अभी का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले अगर हम देखें तो हमारा 10+2 का स्ट्रक्चर हुआ करता था, जैसे कि आप मैट्रिक तक पढ़ते थे 10 साल, और फिर उसके बाद +1 +2 आप पढ़ते थे। बट अभी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, नया जो बनाया है, ये है 5+3+3+4 का एजुकेशन स्ट्रक्चर। तो इसको हम ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो पहले के जो 5 साल है, जो कि हर बच्चे के फाउंडेशनल स्टेज कहलाएगा, जब 3 साल से 8 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें पहले जो था, अगर देखते हैं स्कूल के एडमिशन, आप नॉर्मली 3 साढ़े 3 साल में ही आप किसी बच्चे को एलकेजी में डाल सकते थे। बट अभी अगर हम देखें तो इसमें 3 साल से ही बच्चे को आप जो फॉर्मल एजुकेशन है उस पे आप ला सकते हो। यानी कि जो प्री स्कूल वगैरह है वो भी फाउंडेशन स्टेज कैटेगरी में आ जाता है, पॉलिसी के अंदर ही डिफाइंड है। तो जैसे रूरल बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट उसका लाभ लेते हैं, जो कि आंगनवाड़ी स्कीम वगैरह लेते हैं, तो वो भी इसी फाउंडेशनल स्टेज में आ जाते हैं। और इसके बाद आता है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें आपका बच्चा जब 8 से 10 साल तक वो प्रिपरेटरी स्टेज में आता है, जब वो सीखता है काफ़ी सारे लैंग्वेज और अ, दूसरे एजुकेशन वगैरह। और कोशिश ये की गई है कि 5 साल तक, मतलब जब जब फिफ्थ क्लास तक बच्चे जो हैं वो मदर टंग में ही आगे बढ़ें। उनको जो बेसिक एजुकेशन है वो मदर टंग में ही दिया जाए, और उसके बाद में जो बाकी लैंग्वेजेस है, उस बाकी लैंग्वेज फिर वो बाद में पढ़ाई कर सकता है। तो ये काइंड ऑफ यू नो एक जो फॉरेन, जैसे यूरोप में जो पॉलिसी चलती है लैंग्वेज को लेकर, तो उसी मॉडल पे ये भी बनाया गया है।
तो इसको हम क्विकली चेक कर सकते हैं, अम, ये लैंग्वेज की जो आपकी मातृभाषा है उसको ज़्यादा प्रमोट किया गया है, ताकि बच्चे का जो मेंटल वेलबींग है, जो मानसिक विकास, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी ईयर्स में, ताकि बाद में उसको चीज़ें ग्रास्प करने में और ये सब करने में आसानी हो सके। तो ये हम ज़रा चेक कर सकते हैं। के आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हाँ, एक सेकंड। हाँ, कर दिया। क्या खोलना है मुझे? इस पे आप एआई पे अम, एक कंपैरिजन चेक कर सकते हैं कि हम्म, जो यूरोप का लैंग्वेज पॉलिसी है और जो एनईपी है इंडिया का, तो उसमें मतलब, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? हाँ मुझे दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, दिख ठीक रहा है। है, दिख रहा है। हाँ, यूरोप और इंडिया का। हाँ, यूरोप और इंडिया का लैंग्वेज, मतलब एजुकेशन पॉलिसी ऑन लैंग्वेज क्या है, ये चेक कर सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं कि जब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी है इंडिया में, वो यूरोप से काइंड ऑफ प्रेरित है। यहाँ पे ब्रॉडली थ्री लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो करेक्ट, करेक्ट। जिसमें दो लैंग्वेज इंडिया के केस में लोकल होगा, और चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफर्म कर लेते हैं कुछ डेटा पॉइंट। तो यहाँ जो बता रहा है इंडिया के केस में दो लैंग्वेज, तो पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है मदर टंग और ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज। ठीक हम्म, है। दूसरा सेकंड लैंग्वेज होगा इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट अनदर मॉडर्न लैंग्वेज और इंग्लिश, इन नॉन हिंदी स्टेट हिंदी और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। और थर्ड लैंग्वेज ये लोग बोल रहे हैं इंग्लिश और अनदर इंडियन फॉरेन लैंग्वेज। तो इस तरह से हम तीन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो मोटा मोटा अगर इस पॉलिसी को समझें, तो जो लैंग्वेज है उसमें आपकी जो मातृभाषा है, लोकल लैंग्वेज, जैसे अ, तमिल, मतलब जो रीजनल लैंग्वेज जो डिफरेंट स्टेट्स में बोली जाती है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और सेकंड में आपको हिंदी या फिर इंग्लिश, जैसे कि जो साउथ इंडियन स्कूल्स है, वहाँ पे जहाँ पे अगर बच्चा हिंदी उतना नहीं पढ़ सकता, तो वो इंग्लिश भी कन्वर्ट हो सकता, इंग्लिश भी पढ़ सकता है आसानी से, कोई रिजिडिटी नहीं है कि हिंदी इम्पोजिशन का। और थर्ड लैंग्वेज जो है, इट इज़ इंग्लिश, जिसको एक क्लियरली पहली बार में भी हिस्ट्री में फॉरेन लैंग्वेज करार दिया गया है इन अ ऑफिशियल पॉलिसी, हम्म। जो कि सही मायनों में है भी फॉरेन लैंग्वेज, बट क्योंकि अभी तक कोई कॉमन लिंक लैंग्वेज नहीं था, तो इस वजह से इंग्लिश एजुकेशन चला ही जा रहा था, जो ठीक है, बट कहीं ना कहीं बच्चे का जो एक ग्रास्पिंग, सिर्फ इंग्लिश की वजह से वो पूरा ही कंफ्यूज हो जाता है, उसको तो पहले भाषा समझने में ही सालों निकल जाते हैं, एक एक अगर छोटे बच्चे की बात करें, और फिर अ, बाद में ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो पीछे छूट गए, क्योंकि इंग्लिश की वजह से। अब क्योंकि ये स्टेट पॉलिसी दी गई है, इसको टाइम लगेगा, मतलब 5-10 साल तो लगेंगे इस पे काम होकर इसका आउटपुट निकलने में।
और यहाँ पे अगर हम देखें कंपेयर टू यूरोप, बहुत काफ़ी सिमिलर है। वहाँ पे भी वो पहला प्रेफरेंस दे रहे मदर टंग। तो जैसा हम्म। हमारा कंट्री, अच्छा ये इस पॉइंट पे आते हैं, हमारा कंट्री वर्सेस यूरोप, क्यों ये दो चीज़ें काफ़ी सिमिलर है। पॉइंट ये हम्म। है, जो मेरा थॉट प्रोसेस अभी मैं जब बस सोचा, मैं दिमाग में मेरा आया, हम्म। इंडिया और यूरोप अगर एज ए कॉन्टिनेंट, और इंडिया एज ए कंट्री वर्सेस यूरोप एज ए कॉन्टिनेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो। हम्म। वहाँ पे छोटे करेक्ट। छोटे कंट्रीज है, सब कंट्री के अपने अपने एक लैंग्वेज है, ठीक है। और इंडिया में छोटे छोटे स्टेट्स है, और मोर और लेस लार्जली अगर आप देखा जाए, वो लैंग्वेज अलग अलग है हर स्टेट्स के, काफ़ी हद तक, करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। तो जिस तरह से जियोग्राफिकली और लैंग्वेज वाइज जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है हम इंडिया, वो बहुत हम्म। डिफरेंट नहीं है कंपेयर टू यूरोप। और यूरोप में हमने देखा है कि एजुकेशन यूजुअली यूरोप का, कंपेयर टू अक्रॉस द वर्ल्ड, सबसे अच्छा माना जाता है, हाइपोथेटिक करेक्ट। यूजुअली ये परसेप्शन है, हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, पर परसेप्शन हम्म। ये है कि यूरोप का लैंग्वेज, सॉरी, यूरोप का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, वर्किंग काफ़ी, उसका प्रूफ भी है कि उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, अ, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके रख इफेक्टिव है। दिया, हाँ डिमॉन्स्ट्रेट किया है। और यहाँ पे जो हमारा थ्री लैंग्वेज पॉलिसी है, फैक्ट की अगर हम बात करें, लोकल लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज जैसे हम तमिलनाडु की ही बात करें, क्योंकि जो सबसे बड़ा मेन कंटेंशन, सारी जो रूट कॉज ऑफ अपोजिशन अगर हम देखें तो तमिलनाडु से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम तमिलनाडु का एज एन एग्जांपल लें, हम्म। मुझे अभी थोड़ा समझना है कि तमिलनाडु क्यों इसको अपोज कर रहा है। तो फर्स्ट, लोकल लैंग्वेज वो लोग तमिल कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंस एग्जैक्टली। नहीं है। सेकेंड एग्जैक्टली। लैंग्वेज, अगर अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट नहीं हो, आपको हिंदी के लिए कोई बोल ही नहीं रहा सेकंड लैंग्वेज, आप इंग्लिश करो, जो तमिलनाडु में ऑलरेडी हो रहा है, हाँ, तो इंग्लिश वहां करो। पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड लैंग्वेज, अगर आपको फॉरेन थर्ड लैंग्वेज लैंग्वेज पढ़ाना है। हिंदी अगर इंटरेस्ट नहीं है हिंदी में, तो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाओ, हाँ, या फिर दूसरे स्टेट का लैंग्वेज पढ़ाओ, तेलुगु पढ़ाओ, इंग्लिश। मलयालम और पढ़ाओ। जैसे यहाँ पे पुडुचेरी, क्योंकि काइंड ऑफ तमिलनाडु का ही एक एक्सटेंशन है, हाँ तो वहाँ पे फ्रेंच पढ़ाया जाता है, और यहाँ हाँ, भी कई स्कूल है जो फ्रेंच पढ़ाए, तो वो पढ़ सकते हैं। करेक्ट। तो तो यहाँ तो मुझे तो लैंग्वेज। डेटा हाँ, वाइज अगर मैं फैक्ट देखूं, तो कोई मतलब रीजन तो दिख नहीं रहा है। तो ये जो, प्राइमरी में अगर जो पहला लाइन है, हम्म, जो लोकल लैंग्वेज, फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपका मदर टंग को दिया गया है। और दूसरी बात है, इंग्लिश को भी हम लोकल में ही काउंट कर रहे हैं, हाँ, मतलब इसीलिए सेकंड सेकंड लैंग्वेज। लैंग्वेज में इंग्लिश इंग्लिश अलाउड है। हाँ, आप तो हिंदी मुझे तो पढ़ें कोई या ना रीजन पढ़ें, समझ कोई में नहीं इश्यू आ नहीं रहा है। है कि क्यों तमिलनाडु, मतलब ये मुझे नहीं लगता, अभी हम इसको, इस थ्योरी को टेस्ट करेंगे। पर हम्म। मुझे फैक्ट के अगर हम डिस्कस करें, जो फैक्ट है, जो मुझे लगता है गवर्नमेंट भी हर तरह के फोरम में यही डिस्कस करने पर, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है, पर यही गवर्नमेंट बोलने की कोशिश करती है। फैक्ट भी यही है कि यहाँ पे हिंदी एनफोर्समेंट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, लैंग्वेज हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है, पर ये लोग नैरेटिव बना रहे हैं, बस इसको अगेंस्ट बोलना है। खैर, हम्म। वो तो एक हम्म। पॉलिटिकल एजेंडा हो गया। पर हम लॉजिकली देखें तो काफ़ी लॉजिकल है अपना एजुकेशन पॉलिसी, और जो लैंग्वेज पॉलिसी है उस एजुकेशन पॉलिसी में, और काफ़ी सिमिलर है द वे यूरोपियन ने डिज़ाइन किया है अपना लैंग्वेज पॉलिसी को। हाँ। तो और ये मुझे काफ़ी रैशनल लग रहा है कि मतलब हिंद, आप तमिलनाडु में तमिल पढ़ाओ, उसके बाद इंग्लिश पढ़ाओ, उसके बाद आप या तो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाओ, या फिर बगल के किसी स्टेट का हम्म। लैंग्वेज पढ़ाओ, अगर आपको हिंदी एकदम पसंद नहीं है तो, फॉर एनी रीज़न। ठीक है, ये तो हाँ। मैं एग्री कर रहा हूँ रंजीव इस पॉइंट पे। मुझे तो कहीं पे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, लॉजिकली देखा जाए तो। और एक इस पे एक धर्मेंद्र प्रधान का एक वीडियो है, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो वो मैं जरा शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं बंद कर दूँ अपना शेयरिंग। हम्म।
स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ हाँ दिख रहा है। ओके। भाषा विवाद पर आते हैं, चूंकि तमिलनाडु की बात हुई है सर, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसा आपने भी कहा कि सभी भाषाओं को, जो मातृभाषाएं सबकी है, सबको सम्मिलित करने की बात हो रही है, लेकिन दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। अब दक्षिण का कोई बच्चा यहाँ आएगा, उसके लिए नए सिरे से हिंदी पढ़ना, उसमें एग्जाम देना एक प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ का कोई बच्चा वहाँ जाएगा, अगर उस पर स्थानीय भाषा थोपी जाएगी तो मुश्किल। आपने कहा कि भाई वहाँ की भाषा सीखने में दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। अभी अभी इस बार की जो अप्रैल मई में रिजल्ट आई, देश की मैट्रिक बोर्ड की 12th की रिजल्ट आई, हाँ। तमिलनाडु बोर्ड में बिहार की एक बेटी ने तमिल लैंग्वेज में 100 में से 100 नंबर रखा है। मजदूर की बेटी था, पिताजी उनके वहाँ मेहनत का व्यक्ति है, वहाँ काम कर रहे हैं। उनकी बेटी वहाँ की तमिल मीडियम स्कूल में पढ़ रही है। हमको तमिल भाषा के प्रति अत्यंत आदर है, सभी भारतीय भाषाओं के प्रति अत्यंत आदर है। मैं 2-3 विषय स्पष्ट करूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में हमने कहीं नहीं कहा है कि आपको कोई निर्दिष्ट भाषा को पढ़ना पड़ेगा। हमने इस नीति में ये कहा है आपकी प्रारंभिक अवस्था की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा करना होगा। तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती और आंध्र और तेलंगाना में तेलुगु। ये तो होना ही है, हम तो, ये हमारा नीति है, तो आपत्ति किस विषय की है? मैंने जब कहता हूँ तो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं, सब करना चाहिए। अब भी भारत की जो व्यवस्था है। भाषा विवाद पर आते हैं, चूंकि तमिलनाडु, तो आपको ये वीडियो देख के क्या समझ में आया? वही अभी जो हमने फैक्ट डिस्कस किया। एग्जैक्टली तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। हाँ, जब गवर्नमेंट कंफ्यूजन मतलब है खुद नहीं। आके ऑफिशियली यही तो बोल रही है, हिंदी तो इम्पोज कहीं नहीं किया जा रहा है। अब देखो क्या कहते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था ना रंजीव, की मतलब लोगों नैरेटिव से लोग कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? वो कमेंट और वीडियोस रैंडमली थोड़ा सा वो चेक करके देखते हैं, ठीक है? हम्म। स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एक सेकंड। यहाँ अगर हम रैंडमली बस, ठीक है, यूट्यूब में हम्म। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सर्च करके देखते हैं, ठीक है? अब हम एक रैंडम वीडियो उठाएंगे, या फिर जैसे ये टॉप में आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है? ये वीडियो इसने बनाया है यूपीएससी स्टडी के लिए। ये तो एजेंडा भी मतलब डायरेक्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर डायरेक्ट किसी मतलब एजेंडा वाला तो दिख नहीं रहा है ऑन द फेस, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए इसने बनाया है बिग फेलियर और सक्सेस करके। अब देखते हैं लोगों का इसको लेके क्या Hi परसेप्शन है। मैं Gayatri, वीडियो I'm में a जा भी नहीं रहा हूँ, 30-year-old मैं housewife and I've डायरेक्ट seen विदाउट manifestation work for वीडियो पे so जाए many अंदर people, गए, but when I tried it for ज़्यादा यहाँ पे myself, देखते it हैं कि didn't लोग work. इसके बारे में Can you बोल help? क्या रहे हैं, ठीक है? सॉरी आई मीन यहाँ A पे very ऐड के कारण important issue कन्फ्यूजन है। हाँ, related. बेसिकली हाँ, लोगों तो की राय क्या है इस तरह? लोग इसको देखते कैसे? एक रैंडम वीडियो में जो कोशिश क्या कर रहा बताना चाहता है है? फैक्ट, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वीडियो कोशिश कर रहा है फैक्ट बताने का, क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी के लिए, ये यहाँ पे नैरेटिव नहीं होगा, ठीक है, वीडियो में। तो अब लोगों का किस तरह का रेस्पॉन्स आता है इस तरह के वीडियोस में, अगर आप देखो हम्म। यहाँ पे सब क्या बोल रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्शन, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मेंट फॉर मीन हैव ए पॉलिसी ट्रांसलेट, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। apprehensive about NEP, Tamil people are apprehensive, afraid of Hindi position, ठीक है? ये एक्चुअली नेगेटिव तो नहीं बता रहा है। इफ यू फील ड्रॉप आउट, अच्छा, तमिलनाडु इट्स नॉट अ लो परफॉर्मिंग स्टेट, नॉट ए फोकस बट फोकस ऑन हाउ टू, ओके, तमिल्स डोंट वांट एनी इम्पोजिशन। देखो ये, अब इस तरह का कमेंट अगर कोई कर रहा है तो मतलब हम और देखते हैं इस तरह का कमेंट और कितना है। ये कमेंट मतलब सीधे नैरेटिव ड्रिवन है, इवन तो ये वीडियो नैरेटिव ड्रिवन नहीं है, पर हम वीडियो पे भी अभी एनालाइज करेंगे। और ऐसा कमेंट्स कितना आ रहा है, ये देखो, ये भी सिमिलर नॉट ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर इट्स नॉर्थ इंडियन एजुकेशन पॉलिसी। और देखते हैं
ये पता नहीं क्या बोलना चाहता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पता नहीं मतलब किस एंगल से इस बंदे ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिग फेलियर ऑफ एनईपी, ठीक है। तो बोलने मतलब की आजादी है और फ्री प्लेटफॉर्म है तो लोग कुछ भी बोलते हैं। अब ये समझने वाली बात है, ये बॉट है, नैरेटिव है कि सच के जेन्युइन लोग इसके पीछे हैं। अगर जेन्युइन लोग इसके पीछे हैं, तो नहीं, मैं सबसे जेन्युइन बड़ा, जेन्युइन लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ तो पे मैं क्या है वो बहुत मतलब बहुत बड़ा मेरे को समझ में नहीं आता कि कहाँ मतलब लॉजिक कहाँ गया इन लोगों के पास। अब जैसे हम देखें, इस वीडियो को समराइज करते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए कर रहा है, कितना हद तक ये फैक्ट की बात कर रहा है और कितना हद तक ये नैरेटिव की तरफ इंक्लाइंड है। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, गोल, कंपैरिजन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पे इसने बताया स्टेट्स लाइक तमिलनाडु हैव शोन अप्रीहेंशन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन, और क्या बता रहा है, और यहाँ पे उसने कुछ ऐसे बताया नहीं है। ये मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ जिस तरह से इसने समराइज किया है वीडियो को एआई ने, कि हम्म। यहाँ पे नैरेटिव नहीं है, पर जिस तरह से हमने कमेंट देखा यहाँ पे नीचे लोगों का, बिना फैक्ट जाने लोग कैसे एक ओपिनियन बना लेते हैं। ठीक है, तो बस मुझे ये दिखाना था रंजीव। अभी मैं अपना स्क्रीन बंद करता हूँ शेयर करना, आप कंटिन्यू करो। तो नहीं, बहुत बहुत सही बात है। बट अभी लगभग ऑलमोस्ट 6 साल होने को जा रहे हैं, ये पॉलिसी 2020 में आई थी। तो इम्प्लीमेंटेशन, एंड आई थिंक दिस टाइम अब यही दिखा देता है कि अगर अब मतलब आपको 5-6 साल हो गए हम्म, और सब्सटैंशियल विरोध या ऐसा कुछ अगर इन 6 सालों में देखेंगे, तो ऐसा उतना कुछ आया नहीं, सिवाय तमिलनाडु के, जहाँ पे इनके पास एक्चुअली कोई मुद्दा ज़्यादा है नहीं। हम्म, एक क्या होता है कि अगर अम, आपको पीपल सेंटीमेंट फैलाना है, तो एक कुछ यू नीड समथिंग फॉर इट। जब आपके पास कुछ नहीं होता है, तो आप फिर थिन एयर में या फिर हवा में कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हो। तो तमिलनाडु में अगर देखें तो ये जो लैंग्वेज को लेकर नोबडी डिनाइज कि तमिल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, और ये सारी चीज़ें हैं। बट आप वो लैंग्वेज कौन मना कर रहा है कि आप तमिल मत पढ़ो, या हिंदी पढ़ोगे तो लोग तमिल छोड़ देंगे पढ़ना? यहाँ तक ऐसा तो तो हिंदी पढ़ने के लिए भी कोई नहीं बोल रहा है यहाँ तो पॉलिसी, और ना करेक्ट। ही गवर्नमेंट बोल रहा है ना और हाँ, गवर्नमेंट कुछ बोल रहा है और ना ही पॉलिसी कुछ बोल रहा है बस बट तमिलनाडु वही वाले है लोग कि बोल रहे हैं हाँ, अब प्रॉब्लम ये तमिलनाडु हो वाले लोग जाता नहीं, सॉरी, है। पॉलिटिशियन का नैरेटिव, करेक्ट करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो स्टेट्स में जो लोग होते हैं वो अपना ही मातृभाषा केवल जानते हैं, और जो सेंटर में जो लोग हैं, क्योंकि वो सेंटर दिल्ली है, तो वहाँ पे नेचुरली या फिर वो इंग्लिश या फिर हिंदी में ही वो ज़्यादातर बातें करते हैं। तो जब तमिलनाडु तक आती है, तो इनको अपने नेताओं से वो बात आती है, फिल्टर हाँ, होके। ये जो आपने फिर बात डायर बताया ना एकदम, इससे मुझे उसका याद आ गया। एक मैं स्पीच सुन रहा था, आ, आपको ली क्वान यू पता है, सिंगापुर का जो प्राइम मिनिस्टर था, अभी नहीं रहा वो, पर हम्म। उसी ने समझ लीजिए वही मेन ब्रेन चाइल्ड है सिंगापुर के सक्सेस के पीछे। तो वो एक पॉइंट बोला करता था कि हम्म। शुरू शुरू में जब सिंगापुर एस्टेब्लिश हुआ था, उस समय अलग अलग लोगों को अलग अलग लैंग्वेज पता रहता था, एक कॉमन लैंग्वेज किसी को नहीं पता रहता था। हम्म। तो वो हम्म। हम्म। क्या किया, उसने, उसको ये इसके कारण बहुत प्रॉब्लम होता था, और वो जो प्रॉब्लम जो उसने समझाया उस स्पीच में, उसने ये बताया था कि मैं जब कुछ बात करता हूँ, तो हम्म। अगर सामने वाला को वो लैंग्वेज पता ही नहीं है, अगर मेरा पॉपुलेशन मान लो 100 लोगों का पॉपुलेशन है, उसमें से 30 लोगों को वो लैंग्वेज के बारे में आइडिया ही नहीं है, और हम्म। 20 लोग वो लैंग्वेज को रफ तरीके से जानते हैं, ठीक है, तो मैं जिस इमोशन के साथ बात कर रहा हूँ, वो 20 लोगों को तो वो इमोशन समझ में नहीं आएगा, किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, और वो 50 लोगों को 20 + 30 नेट नेट समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब फिर करेक्ट। वहां पे वो जो होता है ना कम्युनिकेशन गैप, उस 30 लोगों में एक कोई और बंदा जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बैठा हुआ है, बिटवीन दोस्त 30 लोग, वो उसको
घुमा के उन 30 लोगों में अगर कुछ बोलने लगेगा उसके बारे में, तो मेरा जो सारा पर्पस एज ए नेशनल लीडर वहीं पे खत्म हो जाएगा, मैं जो भी बोल रहा हूँ करेक्ट। काफी हद तक। फिर उसने क्या किया, वहां पे बहुत सारे पॉलिसीज लाए, बहुत सारे बैकलैश हुए सिंगापुर को हम्म। अराउंड हम्म। उस टाइम में, शुरू शुरू में, कि वो बहुत एनफोर्स किया एक सिंगल लैंग्वेज, और उसने इंग्लिश चूज किया एज ए सिंगल लैंग्वेज, हम्म। कि हमारे पूरे कंट्री में इंग्लिश तो आना ही आना है सभी को, ठीक है। फिर हम्म। उसके बाद उसके लिए बहुत इजी हो गया। शुरू में उसको भी बहुत बैकलैश, उसको डिक्टेटर बोले, पता नहीं क्या क्या नाम से शुरू में उसके अगेंस्ट लोगों ने बोला था, पर अल्टीमेटली हम रिजल्ट देख रहे हैं। अब वो हम्म। बोलता है, अगर मैं एक पोडियम पे आया और अगर मैं पूरे अपने कंट्री पे एज ए नेशनल लीडर बात करना चाहता हूँ, तो एक एक इंसान को पूरे इमोशन के साथ समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आप जो पॉइंट बोले ना, वो एकदम उसी से मुझे कोरिलेट कर पाया, मुझे याद आ गया इसका। अभी चलो उसने तो जैसे इंग्लिश ले लिया, बट इंडिया में इंग्लिश एक काइंड ऑफ गुलामी का एक चिन्ह है, ऐसा गुलामी देखा से जाता ज्यादा मैं इसको मैं इस तरह से समझूंगा, जैसे अच्छा जो हम यूरोप है। के साथ मतलब कंपेयर कर रहे थे, हाँ। ठीक है, जिस हम्म। जिस तरह से हम यूरोप को कंपेयर कर रहे हैं, अब हम्म। जो है, अगर आप देखो यूरोप का जो पॉलिसी स्ट्रक्चर है, 3 लैंग्वेज, पहला लैंग्वेज उनका लोकल, मतलब उनका कंट्री वाला लैंग्वेज, दूसरा इंग्लिश, यूजुअली इंग्लिश, और तीसरा कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। हम्म। ब्रॉडली कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड में, जब कंट्री को एक दूसरे से बात करना है, वहां वो लोग इंग्लिश जानते हैं, और उस तरह से वो कम्युनिकेशन वहां पे मेंटेन रहता है उनका, बिटवीन करेक्ट। कंट्रीज, बिटवीन जो भी कम्युनिकेशंस, क्योंकि वो इंग्लिश को एक मिडिल ग्राउंड की तरह रखे हैं। पर जो कोर इंपॉर्टेंस, अपने नेशनल लैंग्वेज को कोर इंपॉर्टेंस, जो मतलब हम्म। आपका कोर इंपॉर्टेंस किस तरह से वो लोग डिफाइन कर रहे हैं, कि एक बच्चा जब सबसे पहले अपना नेशनल हाँ। लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज सीखता है, तो यूजुअली अपने मन में भी उसी लैंग्वेज में सोचता है। एग्जैक्टली। तो अंदर ही अंदर एट कोर आप वो लैंग्वेज को इनग्रेन कर रहे हो, और कम्युनिकेशन के लिए आप इंग्लिश को एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो अक्रॉस, जो वो लैंग्वेज नहीं जानता है अक्रॉस, मान लीजिए यूरोप काइंड में। ऑफ। और वो हम्म। सब बहुत सिमिलर, अपना जो पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी में सब उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, कि आप इंग्लिश को एज ए मिडिल ग्राउंड रखो, हिंदी को एज ए मिडिल ग्राउंड रखो, कंसिडर करो एज ए मिडिल ग्राउंड। आप सीधे ब्लैंकेट एज वो, अगर आपको फॉर एनी रीजन, जो मुझे सेंस नहीं लगता, अगर आपको हिंदी नहीं पसंद है, इंग्लिश पसंद है, उसका रैशनल मल्टीपल, लोगों का मल्टीपल है, हम्म। पर यहाँ पे आप कोई भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो कम्युनिकेट करने के लिए। यूजुअली एट द एंड इंग्लिश या हिंदी, बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस हमारा रहता है, तो यूजुअली लोगों को, जो ब्रॉडर सेंस में इंडिया में इन दोनों पर, जो पॉलिसी हम तो यही बोल रहे हैं ना, कि आपका जो कोर है, जो बच्चा जिस लैंग्वेज को सबसे पहले सीखेगा, वो तो आपका लोकल लैंग्वेज है। फिर बच्चा जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे से, ताकि नेशनल लीडर जब बात कर रहा है, ठीक है, तो उसको उसको समझ में समझ में आएगा। तो नहीं, उसको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि भाई वो हाँ, बोल क्या रहा और प्रैक्टिकली सोचो, अब जैसे ये जो मेरा लॉजिक है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वर्सेस हिंदी, और जो है। हम्म। मेन रीज़न जो मैं सुनता हूँ उसके पीछे, वो ये रहता है कि जॉब्स ज़्यादा इंग्लिश में है, ठीक हाँ। है, तो ये मेन इंग्लिश रीज़न को रहता है। आप देखिए, इंग्लिश इज काइंड ऑफ जो इम्पोजिशन है, मतलब इम्पोजिशन होना नहीं चाहिए, जो हम्म, जो नॉर्मल बच्चा का खुद का जो मदर टंग है उसी पे वो आगे बढ़े। हाँ, बट उसके बाद जो हम जो आगे कवर करेंगे टॉपिक में, इंग्लिश आ जाता है और बाकी और चीज़ें सीखता है, लैंग्वेजेस पे एक्सपोजर जब मिलता है बच्चा, हम्म, तो वो उसका स्किल डेवलप होता है। तो हम्म, इंग्लिश जो लैंग्वेज वो सीख रहा है, दैट ऑल्सो इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्किल। हम्म, तो एक वो स्किल लैंग्वेज हो गया, ना कि उसको जबरदस्ती आप वही सीखो। तो करेक्ट, आज के सिनारी में अगर देखें तो एग्जैक्टली वो सिल है, जिन जिन लोगों, क्योंकि अभी तक का जो सिनारियो था, हम्म, उसमें क्या था, अगर आप जो एमएनसी में अगर आपको काम करना है तो इंग्लिश आपको आनी ही आनी है, दैट्स अ रिक्वायर्ड स्किल। हम्म, तो वो स्किल है एक,
नॉट लाइक तो आपको उसका एडवांटेज मिल जाता है, तो फिर करेक्ट। वो चॉइस हो, बट ऐसा फोर्सफुल नहीं होना चाहिए कि आप गांव देहात में बच्चे को यू नो उसका ओन लैंग्वेज ही, जैसे फॉर दैट मैटर जैसे तमिल है, अब यहाँ पे हिपोक्रेसी आप देख लीजिए, यहाँ पे वो इंग्लिश तो सिखाते हैं, हम्म, बट जो हायर स्टडीज होते हैं जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, हम्म, इस पे फिर तमिल में क्यों नहीं है चीज़ें? हम्म। अगर आप इतना इम्पोर्टेंस उनका देते हो तमिल लॉजिक को, है जॉब। हाँ जॉब, अगर जॉब है तो फिर अब इंडिया के लिए अगर हम एक लिंक लैंग्वेज की अगर बात करें तो खैर डिस्कशन काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट इंग्लिश चलो अभी काइंड ऑफ नीड ऑफ द आवर है, जो कि आपको हाई पेइंग जॉब्स जहाँ मिल रही है, काइंड ऑफ इंग्लिश हेल्प करती है। हम्म, फ्यूचर में हो सकता है कि आपके लोकल लैंग्वेज में, आपका लोकल लैंग्वेज ही इतना डेवलप कर लिया आपने कि आपको लोकल लैंग्वेज में ही आप डॉक्टर हो रहे हो, इंजीनियर हो रहे हो, बट वो ग्लोबल एक्सपोजर आपको नहीं मिलेगा, बट हम्म, काइंड ऑफ आप इंडिया में रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे। हम्म, बट जो ओवरऑल एक जो गिल्ट से जो बच्चा पैदा होता है ना कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो एक गिल्ट रहता है बच्चे को, हम्म। भले ही वो मैथ्स और साइंस और ये सब चीज़ों में बहुत आगे है, बट सिर्फ एक इंग्लिश ना आने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाती है। बट हाँ, उसके लिए आपको होल इकोसिस्टम पूरा क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं, ये भी काफी हद तक ना, मतलब नैरेटिव का ही पार्ट है, क्योंकि जॉब मैं समझ सकता हूँ, जॉब ठीक है, पर अब जॉब हम्म, को भी जिस तरीके से मैं देखता हूँ, ठीक है, कि यूजुअली उन्हीं जॉब में इंग्लिश की जरूरत पड़ती है जब हम, यूजुअली ठीक है, जब हम किसी ऐसे कंट्री का को सर्व कर रहे हैं, आइदर थ्रू एक्सपोर्ट और थ्रू क्या कहते हैं आईटी, एक तरह से आईटी भी एक्सपोर्ट ही है, जो वो कंट्री खुद इंग्लिश में बात कर रहा है, ठीक है। अब हम पैरेलल एग्जांपल देखते हैं, जैसे जापान हुआ और कोई भी यूरोपियन कंट्री है, तो हम्म, वहाँ पे जब एक लीडर बात करता है, ठीक है, अपने कंट्री से, तो हम्म, वो कभी भी इंग्लिश में बात नहीं करता, वो हम्म। उस कंट्री का जो सबसे वाइडली स्पोकन, जो भी मेन लैंग्वेज होता है, उसमें बात करता है, इट इट मेक्स सेंस ऑल्सो, राइट? अगर ठीक है। आपको मेक श्योर करना है कि सामने वाला समझ में आ रहा है, हाँ, आप उसकी भाषा में ही बोलोगे। करेक्ट। अब इंडिया के केस में प्रैक्टिकली वो 100% तरीके से पॉसिबल ही नहीं है, और करेक्ट। कहीं ना कहीं इसीलिए इंडिया कभी एक यूनाइटेड फोर्स की तरह एक्ट भी नहीं कर पाता। ये एक्ट वन नहीं ऑफ कर द पाता। रीजन, एग्जैक्ट। अदर देन कास्ट, लैंग्वेज इज वन ऑफ द रीजन कि हमको कहीं ना कहीं हम वहाँ पे डिवाइड हो आप ये जाते कह हैं। सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द फॉल्ट लाइंस। हाँ, लैंग्वेज, रिलीजन और कास्ट, ये तीन चीजें यूजुअली डिवीजन क्रिएट करता है, ठीक है। अगर आप इस लाइन में एक दूसरे से कम, मतलब क्या कहते हैं, क्या बोलो, मतलब अगर आप एक दूसरे को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हो बिट इन दीज लाइंस, ठीक है, करेक्ट, हाँ। तो मुझे नहीं, मतलब यूजुअली अगर मैं कोई भी दूसरा कंट्री उठा के देखूं जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस कर चुका है हिस्टोरिकली, हम्म, और जो काफ़ी नीचे से स्टार्ट हुआ है और सक्सेस किया है, जैसे चाइना परफेक्ट एग्जांपल है उसमें, साउथ कोरिया दूसरा एग्जांपल है, सिंगापुर बहुत छोटा एग्जांपल है पर वो करेक्ट नहीं होगा, कुछ हद तक यूएस को भी हम ले सकते हैं पर उसका हिस्ट्री ज़्यादा लंबा है। तो जापान भी है। जापान, हाँ जापान भी बोल सकते हो पर वो छोटा है, तो मुश्किल है बताना। और हाँ, यूरोप में भी अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से ग्रो किया है। उन करेक्ट। कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आप मल्टीपल फॉल्ट लाइन रहेगा, ड्यू टू आइदर रिलीजन और ड्यू टू कास्ट और ड्यू टू उनके पास तो कास्ट का बर्डन है ही नहीं
और ड्यू टू लैंग्वेज। 3 रीजन है हमारे पास, ठीक है। फॉल्ट लाइन डेवलप करने के लिए चाइना के पास ये तीनों नहीं है। और चौथा रीजन जो बहुत कंटेंशियस होगा, कुछ हद तक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, वो है हमारा डेमोक्रेसी। तो हमारा डेमोक्रेसी अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहा है, यही 3 मेन रीजन है। करेक्ट करेक्ट। अगर अगर मान लीजिए चाइना की तरह यहाँ पे होता हाँ, तो शायद ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल होती, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से शायद हम ग्रो कर जाते हैं। हाँ, अगर हम मान लो उनकी तरह डिक्टेशन नहीं भी रहते, एक डेमोक्रेसी होते, पर ये 3 प्रॉब्लम नहीं होता। अगर लोग इन 3 रीजन से एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अगर मतलब हम लोग थोड़ा बैक जाएं इन टाइम, तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों में इतना प्रॉब्लम है। और क्या आप देख रहे हो कि कोई एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर लोगों का एक छोटा छोटा ग्रुप, कम्युनिटीज, वो लैंग्वेज के बेस पे लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे पे? नहीं। बट तो प्रॉब्लम कौन रेज करता है? प्रॉब्लम रेज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। जब उनके पास में कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो ऐसे क्रिएट करते हैं, जाति के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, और बोलते हैं कि अच्छा हम तुम्हें आरक्षण दे देंगे, इस जाति को ओबीसी कर दो, एसटी एससी, हाँ, और वही लोग ओबीसी के के बाद और बेसिकली डिवाइड डिवीजन। एंड रूल वाला थ्योरी हाँ बस बस। पूरे अच्छे से तो, यूटिलाइज करते हैं, और तो हम उनको बेसिकली अलाउ भी अंग्रेज करते हैं चले यूटिलाइज गए। करने के लिए। हाँ, क्योंकि आप क्या है कि आपको अपना फायदा जो देश का जो कॉमन गुड है उससे ज्यादा प्यारा है। हाँ। और इसी की वजह से जो चल रहा है वो काइंड ऑफ चल रहा है। और जो भी कोशिश, और आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि कोई कोशिश करता है कि ये जो गलती, जो हिस्टोरिकल ब्लंडर है या गलती है, जो भी, इसको अगर सुधारने की कोशिश करे, तो फिर ये जो छोटे छोटे फोर्सेस हैं जो कि अभी इतने बड़े हो चुके हैं कि ये सारे फिर मिलके अटैक करने लग जाते हैं, जो कि नेगेटिव फोर्सेस हैं। हम्म। तो है मतलब ये सब अ, मतलब धुल के साफ होने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब वेलकम, ये जो पॉलिसी है, इट एम्स, जो एम है इसका वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, बॉटम लाइन अगर हम देखें, ये पॉलिसी बहुत मतलब लॉजिकल है। अभी तो मुझे कहीं लॉजिकल है क्योंकि किसी हमने भी एंगल से इस कंपेयर भी कर पॉलिसी लिया। में अपोज करने का रीजन नहीं दिख रहा है। जो जो बिगेस्ट लैंग्वेज का जो है वो अगर हम देखें, तो मतलब तमिलनाडु को हटा दे तो और किस स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि हम्म। बाकी जो स्टेट्स, दे शुड बी हैप्पी कि जैसे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो जो जो उड़िया लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज है, या फिर महाराष्ट्रियन लैंग्वेज है, तो अब वो लैंग्वेज के जो इम्पोर्टेंस उतना मिलता नहीं था, वहाँ पे भी क्या इंग्लिश एजुकेशन चल रहा है। हम्म। तो अभी इस पॉलिसी में आपको फुल फ्रीडम है, क्योंकि पॉलिसी है भाई कि आप अपना मातृभाषा को प्राइम रखो, उस पे और आगे काम चलाओ, गवर्नमेंट इज विथ यू। हम्म। या फिर द पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो इस डायरेक्शन में ही है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि अच्छा कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोशन किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वही। अब जब मूवीज आती है, आप इंग्लिश में क्यों नहीं बनाते मूवीज? हम्म। सिंपल फाइनेंशियल एंगल आप देखेंगे, इंग्लिश में अगर मूवी बनाएंगे तो मूवी चलेगी ही नहीं। आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे लोगों से, ना आप मैक्सिमम और जनता के साथ। हाँ, ना तो आप मूवी कनेक्ट मूवी बहुत करोगे अच्छा ना लोग प्रॉक्सी है देखेंगे। समझने के लिए कि हम किस तरह से हाँ, जनता के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल। मतलब जो मूवी क्या है, मूवी पूरा आपका एक्सप्रेशन है, हम्म। हर तरीके का एक्सप्रेशन है। और वो एक्सप्रेशन आप किसी फॉरेन लैंग्वेज में अच्छे तरीके से कर सकते हो या फिर खुद के लैंग्वेज में कर सकते हो, खुद के लैंग्वेज में ऑब्वियसली। अब यही रीजन है, अगर आप देखिए कि आज के टाइम पे जो रीजनल सिनेमा है, हिंदी भी छोड़ दीजिए, जो रीजनल सिनेमा है इधर उधर का, लोग उनको देखने लग गए हैं। हम्म। तो तमिल मूवी या फिर मलयालम मूवी या फिर जैसे कन्नड़ और
आंध्रा, तमिल, तेलुगु मूवीज हैं, वो सारे हिंदी लोग देख रहे हैं। और अब जैसे हिंदी में कोई अच्छी फिल्म आती है तो उसको भी आराम से डब करके तमिल वाले लोग देख रहे हैं। क्या वो देख रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो हिंदी मूवी है, मैं क्यों देखूं? नहीं, वो देख रहे हैं। जब डब करने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूवी बनाने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तमिल मूवीज है, अब विजय जो अभी सीएम है, उनकी खुद की मूवी जो हिंदी में डब करके उधर पैसा कमा रहे हैं। तो तो आपको तो ये करना ही नहीं चाहिए था ना। तो ये सिर्फ पेटी पॉलिटिक्स के चक्कर में लोगों को ये करते हैं, बट पीपल एट लार्ज, जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और रहा सवाल तमिलनाडु के लैंग्वेज का, तो यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी वो लोग पढ़ते हैं। बट जो मे बी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट रन स्कूल, वहाँ पे ज़्यादा इनका होल्ड है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करते हैं। बट आई थिंक क्या वी हैड अ गुड डिस्कशन ऑन द लैंग्वेज, तो आगे बढ़ते हैं इस पे। और डिस्कस करना है कि यहीं पे अभी? आगे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं हाँ हाँ हाँ, इसी बोलिए पे ही, बोलिए। तो उस पे डिस्कस कर लगते हैं। ठीक है। तो जैसे 5 साल तक था आपका काइंड ऑफ एक लैंग्वेज का, ये है कि आप 5 साल तक अपने खुद के आप स्क्रीन शेयर लोकल कर रहे हो लैंग्वेज क्या? को कुछ यही स्क्रीन पे रखना है कि चेंज करना है? आपका शायद स्क्रीन शेयर्ड है हाँ, अभी। मैंने स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्टॉप शेयरिंग। दिख रहा है। तो इसी को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते, तो हम फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज यहाँ तक तो हमने कर लिया था। फिर उसके बाद आता है मिडिल स्टेज, जो कि आपका काइंड ऑफ 6 to 8 क्लास के लिए होता है, जहाँ पे जैसे कोडिंग इंट्रोड्यूस किया गया है और वोकेशनल स्किल्स। तो कोडिंग में जैसे चाइना है, चाइना ने कोडिंग इंट्रोड्यूस किया था, तो वी कैन सी उसका रिजल्ट आज के टाइम पे क्या हुआ है। तो आई थिंक देर से ही सही, बट फाइनली वी हैव दैट, किड्स हैव द इंडिपेंडेंस टू अपना स्किल भी बढ़ा सकते हैं। और ये ओपन रहेगा, मतलब कि आपको नॉर्मली हमारे स्कूल्स में क्या, जो सिलेबस है वही पढ़ो वही पढ़ो वही पढ़ो। बट बट कई बच्चे जो होंगे कि आपको शायद ये पसंद नहीं, वो कुछ और चीज़ें वो इंटरेस्टेड होंगे, तो ये टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आइडेंटिफाई देयर स्किल्स एंड उसको उसी डायरेक्शन में उसको कैसे तो इम्प्रूव किया मतलब जाए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब काफी पहले ही वो लोग डाल दे रहे हैं, क्लास 6 ऑनवर्ड्स। मुझे जो देख के लग रहा एग्जैक्टली है क्लास एग्जैक्टली। 5 तक चीजें फिक्स्ड है, हम्म। क्लास 6 ऑनवर्ड्स फिर फ्लेक्सिबल हो गया चीजें। या तो इसका ऑब्जेक्टिव भी वही है जो लर्निंग आउटकम बेस्ड होना चाहिए, जो ये है कि लर्निंग आउटकम बेस्ड होना चाहिए, और इट शुड नॉट बी लिंक्ड विद योर डिग्री और मार्क्स और ग्रेड। तो अगर आप डिग्री ले लिया, मार्क ले लिया, ये सब ले लिया, बट अगर आपका आउटपुट कुछ है ही नहीं, तो वो डिग्री विग्री का तो कोई वैल्यू ही नहीं। तो आपको बेसिकली लर्निंग ओरिएंटेड सिलेबस और जो डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन में ये मार्क करता है। और फिर जो एजुकेशन है, यहाँ पे बात की गई है पर्सनलाइज्ड एजुकेशन और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन के लिए। तो मतलब पर्सनलाइज्ड एजुकेशन जब बोल दिया, तो उसका सिंपल सिंपल सा यही मतलब है कि भाई जिसको जो चाहिए, जो जो पढ़ना चाहता है, उसको वही पढ़ाओ। मतलब वो अपने खुद अपने हिसाब से आगे पढ़ के जा सकता है, और कोई कंपल्शन नहीं है। जिसको अगर किसी को कोडिंग नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है,
किसी को जो वोकेशनल स्किल्स है अगर उस पे पसंद नहीं है तो कोई इशू नहीं, बट जो, और यहाँ पे क्रिएटिविटी वही आती है जिसको वोकेशनल स्किल्स वगैरह और ये सब चीज़ें पसंद है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट 4 इयर्स सेकेंडरी स्टेज में, जो 9th to 12th, जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट चॉइसेस है, ये हमने कभी देखा ही नहीं होगा। तो जैसे जो एक बैरियर होता है साइंस आर्ट्स और कॉमर्स का, वो काइंड ऑफ नहीं रहेगा, तो वो बिल्कुल भी। अच्छा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये वाला चीज ही नहीं रहेगा अब। ये चीज नहीं रहेगा, तो आप चूज कर सकते हो हाँ, आपके हिसाब से। जैसे कोई मतलब बच्चा, नंबर के बेसिस में अब ये डिसीजन नहीं है आपको, अगर मान लो नंबर आप कम बच्चे आया पर पर डिसीजन मैथ है। पढ़ने का मन है, पर नंबर कम हाँ, आया तो 10th में तो मैं पढ़ सकता हूँ मैथ। हाँ, बेसिकली उस सब्जेक्ट के लिए मे बी एक छोटा सा एक एग्जाम हो सकता है, और अगर आप वो सब्जेक्ट अगर आप मतलब क्वालिफाई कर जाओ, पास कर जाओ, तो आप यू विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल कि अच्छा ये आप मैथ्स पढ़ सकते हो। सेम वे जैसे जैसे साइंस कोई बंदा है और ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स कोई लेना चाहता है, तो उसको अगर तो मिक्स एंड मैच करके आप अपने जब सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साइंस वाला साइंस में ही पूरा कन्फाइंड हो गया, और कॉमर्स वाला जो है अगेन, अगर कॉमर्स वाला आर्ट्स भी पढ़ना चाहे तो आर्ट्स का जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, और साइंस का कोई एक सब्जेक्ट मान लो उसको पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकता है। तो इट्स, आई थिंक इट्स द flexibility which remarkable. I mean, you would have never got something, or you can't even imagine something कि ऐसा भी हो सकता था। एटलीस्ट हमारे, हम जब पढ़ाई करते थे तो ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं होता था। और इनफैक्ट मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कि मान लीजिए +2, 10+2 वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें साइंस लिया, और फिर साइंस वो मैथ्स की वजह से वो फिर मैथ्स या फिजिक्स की वजह से वो फिर वो साइंस ड्रॉप आउट करके जब डिग्री फर्स्ट ईयर में आते थे तो अम, वो चूज कर लेते थे कॉमर्स। क्यों? क्योंकि साइंस उनके लिए टफ हो गया था। हम्म, समझा। तो ये तो थी काइंड ऑफ जो 10+2 वाला जो स्ट्रक्चर था, हम्म, उसको जो चेंज किया 5+3+3+4 ईयर वाला। और उसके बाद जो आता है आपका हायर हायर स्टडीज। अब हायर स्टडीज में ये किया है कि अम, आपके पास में मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस है। मान लीजिए जैसे 4 साल का आपका इंजीनियरिंग है, और उसमें 2 साल आपने इंजीनियरिंग किया, और बीच में आप चले गए 6 महीना 1 साल के लिए कुछ और करने। मान लीजिए आप काइंड ऑफ, दिस इज काइंड ऑफ मोर फॉर लाइक अ क्रिएटिव किड्स। तो आप बीच में मतलब कुछ हाइकिंग करने चले गए, या फिर कुछ और मतलब डांस सीखने चले गए, या फिर मान लीजिए कुछ भी, एनीथिंग। तो आप वो करने के बाद में वापस आप ज्वाइन, मतलब काइंड ऑफ एक ब्रेक सबैटिकल आप लेकर वापस आ जाओ। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ क्या? ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, मतलब पॉलिसी में तो आ चुका है, अब पॉलिसी पाँच में छह आ गया, साल पर हो चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि कॉलेज में अब जैसे नीट में, अब जैसे एनआईटी की बात करूं मैं, तो वहाँ अगर मान लो बच्चा कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो ऐसा कर सकता है? वो इम्प्लीमेंट हुआ है मतलब कॉलेज लेवल पे? पॉलिसी तो आज़ादी देती है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज, मतलब रियलिटी जो है वो कहाँ है, क्या है, दैट इज समथिंग मे बी टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर अनदर वीडियो मे बी। अच्छा, अच्छा। क्योंकि मुझे डाउट है, मैंने अभी तक किसी को सुना नहीं ऐसा करते हुए। हाँ, बट आई थिंक काफ़ी रेडिकल चेंजेस हैं, हम्म, जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत अच्छा भी है। क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कई लोग हैं वो साइंस कर लेते हैं या कॉमर्स कर लेते हैं। अब मैं देखा था एक एक जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बट उनकी रुचि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत थी, हम्म, और फिर उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में जाके काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट
बट बायोटेक प्रोडक्ट्स में फिर उनकी कंपनी है जो कि बायोटेक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप सोचिए कि मतलब कैसा एक बंदा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट साथ ही साथ उनके इंटरेस्ट जो है वो टोटली अलग है, साइंस से रिलेटेड, जो कि उनको अपने लाइफ टाइम में तो काफी डिफिकल्ट रहा होगा वो अचीव करने के लिए। बट अभी जब आपको आज़ादी मिल रही है तो आई थिंक इट्स वंडरफुल। ओनली थिंग, इफ किड्स आर नॉट प्रेशराइज्ड बाय पेरेंट्स टू गो देयर ओन वे, मतलब पेरेंट्स के हिसाब से चूज करें जो भी, तो आई थिंक इट्स गोना डू वंडर्स फॉर द किड्स। क्योंकि ये एक पूरा ही अलग पैराडाइम ओपन कर लेता है कि आपकी मतलब लिंकिंग द डॉट्स कि क्या क्या चीज़ आपको कहाँ कहाँ काम आ सकती है और उसका क्या क्या आउटपुट हो सकता है। इट कैन बी, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक मैथमेटिकल जीनियस है एंड इफ ही टेंड्स टू बिकम अ म्यूजिशियन, तो मैथ्स कैन रियली डू वंडर्स फॉर दैट पर्सन। तो आप सोच नहीं सकते कि पॉसिबिलिटीज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, जो कि आप पहले किसी को रेस्ट्रिक्ट कर देते थे सिर्फ आर्ट्स साइंस और कॉमर्स में। ये पढ़ने के बाद में फिर वो बच्चा, और हमने तो ये भी केस देखा है कि मतलब मान लीजिए कोई डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद में भाई वो उसने पूरा सब कुछ छोड़ के वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया। तो ये सब फॉर्मलाइज हो जाएगा, पर मुझे लगता है ये सब अभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं हुआ है, करेक्ट? मुझे लगता ये टाइम लगेगा, जो ऑन पेपर है कॉलेजेस अभी ये है सब। ये, मतलब गुड न्यूज़ है कि इट इज ऑलरेडी, द ब्लूप्रिंट इज ऑलरेडी देयर, आपको सिर्फ उस रास्ते में चलना है। तो ये इट्स अ बिग चैलेंज फॉर स्कूल टीचर्स, जो कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूशन में टीचर्स हैं, हायर एजुकेशन में, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ है ही नहीं उनके दिमाग में। तो इसीलिए क्या किया गया है कि एक चेंजेस फॉर टीचर्स भी है, जिसमें एक एनसीएफटी करके एक बॉडी बनाई गई है, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो यहाँ पे जो ये जो लेटेस्ट पॉलिसी है और उसके हिसाब से आपको क्या क्या जो स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे टू बी फिट एज अ टीचर टू होल्ड दी द न्यू पॉलिसीज एंड बच्चों को आप कैसे आगे लेके जाएंगे। और इनका टारगेट है बाई लाइक 2030 कि जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर एन टीचर, इट विल बी लाइक 4 years इंटीग्रेटेड, आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको होना ही पड़ेगा, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे इसके लिए। और एक अच्छी बात मैं बताता हूँ, मैंने एक जो एनईपी के जो पुराने यूजीसी के चेयरमैन थे, मिस्टर जगदीश जगदीश कुमार, अ, वो मतलब जेएनयू के भी, अभी आई थिंक वो जेएनयू के हेड करते हैं जेएनयू को। तो उनकी मैं बातें सुन रहा था तो काफ़ी रेडिकल चेंजेस थे। मतलब वो कह रहे थे कि मतलब टीचर्स हैव टू इवॉल्व, और काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आईआईटी, जो मतलब ऑलमोस्ट पिनेकल इंस्टीट्यूट्स हैं, और भी काफ़ी यूजीसी और ये सब के, वहाँ पे टीचर्स की अभी भी कमी है। और इन्होंने व्हाट दे हैव डन इज कि दे आर नॉट एडमिटिंग एनी रैंडम टीचर्स। उनके जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किए हैं, जब तक उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते टीचर्स, they are not even admitting teachers. So they are really great care in hiring the teachers also. So that's kind of a vision which is great. So it puts a force on the teachers कि भाई पुराने तरीके से जो भी अब तक चलता रहा, आप सिर्फ केवल वही मार्क 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 और उसके बेसिस पे आप नहीं कर पाओगे। आपको चेंज होना ही पड़ेगा। तो जिससे स्कूली एजुकेशन है
उसमें एक काइंड ऑफ एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड का ब्लूप्रिंट है, जिसमें मतलब आपका एकेडमिक, आपका प्रैक्टिकल, आपका को करिकुलर, सबको ध्यान में रख, सबको मिला के आपके मार्क्स दिए जाएंगे। अभी तक तो को करिकुलर जो भी होता है वो तो सिर्फ उसके खुद के भरोसे से वो बच्चा आगे जाता है, बट को करिकुलर के लिए तो आपको मार्क्स मिलते ही नहीं है। मतलब स्पोर्ट्स आज के टाइम पे जो बंदा क्रिकेट खेलता है या फिर कोई और स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहा है, एथलेटिक्स ये सब, स्कूल में तो टोटली उसको प्रमोट ही नहीं किया जाता है। कई स्कूल्स में तो इनफैक्ट ग्राउंड ही नहीं होता है। हाँ। तो और फिर वो बच्चा अपने दम पे पूरा टीचिंग सोसाइटी, अपना पेरेंट्स, सोसाइटी, जो फैमिली रिलेटिव्स, सोसाइटी, सबको हटा के, सबको साइड में रख के, अपना पूरे बल पे खुद को, अपने आप को डेली मोटिवेट करके इस हॉस्टाइल सिनेरियो में जब वो जाके ओलंपिक गोल्ड जब लेकर आता है, तब जाके आपको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है उसको। बट उससे पहले कुछ है ही नहीं जो कि उस स्किल को समझ सके कि भाई स्पोर्ट्स में भी कोई करियर बना सकता है, या स्पोर्ट्स भी कुछ चीज होता है, या फिर सिर्फ मार्क ही कुछ नहीं होता। तो इस पे जो है वो इक्वल वेटेज दिया गया है, को करिकुलर एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल और एकेडमिक सब। तो इसके हिसाब से काइंड ऑफ डेवलप किया गया है, बट इट अगेन डिपेंड्स कि जो स्कूल है वो कितना इफेक्टिवली इसको अप्लाई कर सकता है, इनका सेंसिटिविटी समझते हुए। क्योंकि अगर टीचर्स को करिकुलर एक्टिविटी और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा अगर फोकस है ही नहीं उनका, या फिर वो उसको उस टीचर के दिमाग में वो मायने ही नहीं रखता, टीचर के दिमाग में अगर सिर्फ मार्क्स ही मायने रखता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पेरेंट्स आके वो मार्क्स ही पूछते हैं टीचर को कि भाई इसके मार्क्स क्यों कम है। अब उसको कौन कौन सा टीचर इतना सेंसिटिव है कि वो बता सके कि नहीं भाई बेटा, आपका जो बेटा है वो इज नॉट बिल्ड फॉर हार्ड कोर स्टडीज और कोई डेस्क जॉब के लिए, बट ही इज देयर टू बी ऑन द फील्ड। कौन बताएगा उसको? टीचर कम से कम उतना केपेबल होना चाहिए कि भाई उसको समझ में आए। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन बिफोर दीज थिंग्स। और एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जैसे पहले जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसका नाम था एचआरडी मिनिस्ट्री, अगर आपको याद है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं पहले सोचता था, जब मैं थोड़ा बचपन था तो न्यूज, जैसे पापा न्यूज देखते थे तो मैं देखता था बैठ के, तो मैं सोचता था यार ये एचआरडी मिनिस्ट्री क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स में तो कुछ जो जो पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट है वो भी ह्यूमन है, जो मजदूर है वो भी ह्यूमन है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही डाइल्यूटेड नेम था। तो इन्होंने क्या किया है, उसको 2014 में उसको नेम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डाला है। इट क्लियरली डिफाइंस कि भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। अच्छा, ठीक है। कब कब हुआ हाँ। ये चेंज, आपको पता है? ये अगेन 2014, जब जो अच्छा, नई 14 गवर्नमेंट में ही आई है कर तब दिया से था, हुआ। जब वो पहली हाँ बार आए थे तभी कर दिए थे ये चेंज। हाँ हाँ, मतलब अच्छा। इनकी सरकार आने के बाद में हुआ है। हम्म बीजेपी गवर्नमेंट जब 2014 में, उसके बाद में चेंज किया गया। अब हम्म मेरे को एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता, बट आई थिंक गूगल में आसानी से मिल जाएगा। और आई थिंक जो जीडीपी इन्वेस्टमेंट है इन एजुकेशन, दैट ऑल्सो इन्होंने 1.6 टू 6% से 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन में डालने के लिए प्रस्तावित है। मतलब दैट्स देयर टारगेट। बट आई पहले कितना थिंक था पहले हिस्टोरिकली? 1.6 था। अच्छा। अभी और पीछे अगर जाएंगे तो शायद और भी कम होगा, हम्म। बट 6% आई थिंक जस्ट नॉट, आई थिंक आपका कम से कम 10 से 15% तो होना ही चाहिए एजुकेशन पे। क्योंकि
अगर आप सही टाइम पे अगर इस पे करोगे तो ये सीजेपी जैसा फालतू चीज और ये सब होगा नहीं। करेक्ट। मतलब डिसोरिएंट नहीं हो जाएंगे बच्चे। हाँ, अगर यूथ आपका फोकस्ड है, कॉन्शियस है, तो फिर इस तरह का उल्टा चीजें होगा नहीं। बट हाँ, मतलब कभी कभी जब गवर्नमेंट बहरी हो जाती है तो फिर प्रोटेस्ट की जरूरी होती है। मतलब इस तरह का प्रोटेस्ट होना चाहिए ताकि फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस सम राइट कैन बी डन। तो भले ही अभी जो भी, तो इसकी वजह से काफी सारे जो पेपर लीक, जो कि इतना बड़ा इश्यू नहीं था अभी तक, जो कि हजारों, मतलब बहुत सारे पेपर लीक होते हैं स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। और जो कोचिंग माफिया है, जो कि यू नो जो कि बहुत ज्यादा पैसे देते हैं ताकि ये पेपर लीक हो सके, और फिर वो ब्रांड करेंगे कि अच्छा, हमारे यहाँ पे हमारा जो बच्चा है वो अ, मतलब हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पढ़ने वाले, दे आर द टॉपर्स। और मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उस पे बोल रहे थे कि एक बच्चा, उसका फोटो लगभग 3 डिफरेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तीनों जगह लगा है कि ये हमारा बच्चा है जो फर्स्ट आया। हाँ, ये बहुत होता है, ये बहुत पुराना चीज है, मुझे याद है, ये बहुत ये, सालों से हो रहा है ये। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये खरीद लेते हैं, मतलब हम्म। जाके दो सिनेरियो में, एक तो बच्चों को पता भी नहीं रहता, एक ये सिनेरियो होता है। हम्म। पर कई बार ये भी होता है कि बच्चे को जाके ये लोग पैसा दे देते हैं कि भाई, कोई आके पूछा तो बता देना कि मैं यहाँ पढ़ा था, झूठ झूठ। हम्म। तो दोनों चीज होता है। तो यूजुअली जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर ऐसा हो रहा है तो पैसा दिया गया है बच्चे को, और अगर कोई रैंडम कोई कुछ कर रहा है तो बच्चे को पता भी नहीं होगा कि ऐसा हो रहा है। ये बहुत सालों से, मुझे तो याद है, बहुत मतलब 20-25 साल से तो मैंने देखा है इसको होते हुए, कई सालों से हो रहा है ये। तो यूजुअली शुरू शुरू में तो लोग ज़्यादा सोचते भी नहीं थे, मतलब क्योंकि होता क्या था ना पहले, जैसे बच्चे लोग क्या बोलते थे अगर पूछते थे तो, कि मैंने इसके पास से ये कोर्स लिया, उसके पास से वो कोर्स लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने हम्म। इसके पास से हम्म। टेस्ट सीरीज ले लिया था, इसके हम्म। पास से मैंने क्या कहते हैं कुछ फिजिकल क्लासेस किया था, उसके पास से मैंने ऑनलाइन वाला किया था, इस तरह से तीनों का नाम आ जाता है। हम्म। अब वो सच है झूठ है, लोगों को लगता है हाँ हो सकता है सच हो, पर ये सच है झूठ है किसी को पता नहीं। और पर तीनों जगह ये नहीं लिखते ये लोग एडवर्टाइजमेंट में कि हम्म। हमारा कौन सा चीज ये किया था बच्चा, बस ये लिखते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट था। अब वो तो ये इस तरह से वो लोग गेम खेलते हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजमेंट के लिए। हाँ, मतलब अब देखिए, जो फिजिक्स वाला था, हाँ। फिजिक्स वाला पहुंच गया सीजेबी प्रोटेस्ट में। अब सोचिए उसको जाने की वहां क्या जरूरत थी। अच्छा, नीट का फायदा उठाना है ना उसको, नीट इतने बीस हाँ। पच्चीस लाख बच्चे नीट देते हैं। अब वो लोग तो फ्रस्ट्रेटेड ही होंगे। अब सी क्या कहते हैं, फिजिक्स वाला का तो वही धंधा है, तो उनको तो हैप्पी रखना ही है उनको। तो फिजिक्स वाले को तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जा रहा हूँ प्रोटेस्ट में, ताकि ये अगली बार ना हो। तो मुझे ये पसंद नहीं, तो वो तो पिछली बार भी जब लीक हुआ था तो फिजिक्स वाला बहुत कुछ बोला था, फिजिक्स वाला। तो वो फिजिक्स ये लोग क्या कहते हैं यूजुअली इस सिनेरियो में गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जाते हैं। तो बट उनका वो भी है ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी है ना वहीं पे। बट देखिए कि इसमें भी मतलब इनको, जैसे फिजिक्स वाला है और भी काफी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको फॉरेन फंडिंग बहुत है। हम्म। ठीक है। अब अब फॉरेन फंडिंग इसके तो पूरा एक अलग डिस्कशन, मतलब फॉरेन फंडिंग की तो हाँ, या तो अब मैं आप मतलब मैं मैं ये तो इसी पूरा पे एक मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये फॉरेन फंडिंग। ये तो मतलब ये तो सीजेपी का प्रोटेस्ट तो उसका एक बहुत हाँ, बढ़िया एग्जाम्पल है, वो तो एक अलग ही अपने आप में। तो मैं काइंड ऑफ एक मतलब हिंट दे रहा था कि आई थिंक हाँ। जो एफसीआरए है, एक हाँ। अलग
अलग है उस पे। अरे उस एफसीआरए, पे हाँ मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि एफसीआरए के कारण तो नहीं ये लोग, मतलब तो वो मतलब एक अलग ही वो है मेरा हाँ, तो मतलब, इस पे तो खैर मतलब अलग डायरेक्ट वीडियो आप का उसको विषय है। अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो, तो किसी और तरीके से उसके हाँ मतलब हाँ, ये। तो इस पे एक अलग वीडियो हम लोग जल्दी बनाएंगे। हाँ, फॉरेन फंडिंग हाँ, भाई ये तो बहुत और डेंजर है इंडिया के लिए तो पूरा। आज हम लोग जो ये एनईपी वगैरह कर रहे हैं उस पे इससे कुछ हम लोग रिलेट भी करेंगे जो हम्म, एफसीआरए पे जब भी वीडियो बनाएंगे तो, कि कैसे यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि एफसीआरए की वजह से फ्री टेरिटरी में चल रही है, जो कि वहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे एनईपी और एफसीआरए काइंड ऑफ हाँ क्योंकि लिंक्ड है। अल्टीमेटली ये ये सब का अगर आप मनी ट्रेल ट्रेस करोगे ना सबसे परफेक्ट तरीका होता है ये सबको पता करने का, मनी ट्रेल चेक करो हम्म। कहाँ से पैसा आ रहा है किसी भी ऐसे सिनेरियो में। ठीक है। आई थिंक और एक इम्पोर्टेंट चीज था, आई थिंक हाँ मैं हाँ। मिस कर गया। तो इसमें जैसे जो स्टूडेंट्स बच्चों का जो एनरोलमेंट है, दे आर मतलब आई थिंक मोस्टली टारगेटेड काइंड ऑफ, अगर बोले तो जो कि गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट रन स्कूल्स जो है वहाँ पे दे आर टारगेटिंग कि भाई 2035 एटलीस्ट 50% एनरोलमेंट हो बच्चों का, हम्म, जो कि मे बी अभी कम होगा। तो 50% एनरोलमेंट कम से कम अ, होना चाहिए। तो इस दिस इज एम्ड टू ऑल दोज थिंग्स, एंड संस्कृत टू बी ऑफर्ड इन ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, हम्म। जो कि ऑल मदर लेवल ऑफ मतलब आप बोल रहे हो इवन आफ्टर ट्वेल्थ? स्कूल, ट्वेल्थ, इंजीनियरिंग, क्योंकि अभी जो शायद भी संस्कृत मेडिकल। मैं जब पढ़ा था क्लास 9 तक था कंपलसरी, उसके बाद कंपलसरी नहीं था। तो ऑफर्ड है, मतलब अगर हम्म, जिसको जो पढ़ना है तो वो आराम से पढ़ सकता है। हम्म, अब जो संस्कृत। कि अब जैसे नेदरलैंड्स वगैरह में तो कुछ स्कूल, आई थिंक आयरलैंड में भी कुछ स्कूल है जहाँ पे कंपलसरी है। वो लोग छोटे बच्चों को वो अपना आयरिश भाषा भी नहीं पढ़ाते हैं, वो सीधा संस्कृत पढ़ाते हैं उनको 4-5 साल तक, क्योंकि अच्छा। वो समझते हैं कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर एनी किड टू उनका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो रेसिटेशन ऑफ जो भी वर्सेस और जो भी होता है, तो जिस तरह के साउंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं हाँ, संस्कृत उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में, प्रोनाउंसिएशन वाला बात ना। हाँ, तो जो साउंड्स जो वो काफी वाइब्रेटरी साउंड्स होते हैं जो संस्कृत, नॉर्मली संस्कृत में जो होते हैं, हाँ। तो वो वाइब्रेशन से उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो काफी अच्छा होता है। सो सो जब यूरोप में स्कूल चल सकते हैं जहाँ की यार शुरुआत से बच्चे को संस्कृत आप पढ़ा रहे हो, अब इंडिया में तो खैर तमिल हिंदी इसी में ही हम लोग लड़ रहे हैं। समझा। तो देखिए, हाँ, तो ओपोजिंग फोर्सेस तो हमेशा रहेंगी, बट पर हम उसको कितना पावरफुल बनने दे रहे हैं वो हमारे ऊपर है। हाँ, बट डेमोक्रेसी है तो सबको आज़ादी है अपना अपना चलाने का, और सबका वोट बैंक है तो लोग और इसी लैंग्वेज बैरियर की वजह से फिर लोग अपना वोट बैंक भी क्रिएट कर लेते हैं। हम्म, और फिर इट्स देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर nobody is good. End of the day society at large remains in the dark. आपको बेनिफिट कुछ मिलता नहीं है, कुछ लोग जो हैं वो बेनिफिट खा के निकल लेते हैं और सबको मिलता नहीं है कुछ भी। हाँ ये तो। तो हम्म, आई थिंक ओवरऑल you know a good policy, again I would like to reiterate, but all depends on द इम्प्लीमेंटेशन। कम से कम लोग को इसका तो रोना नहीं होगा कि भाई हमारे पास में पॉलिसीज खराब है, जैसे कहते हैं कि लॉ खराब है, लॉ ठीक नहीं, लॉ ठीक करना पड़ेगा। अब इस केस में चलो पॉलिसी तो एकदम एक फुल प्रूफ पॉलिसी, फुल प्रूफ नहीं भी तो नियर टू फुल प्रूफ पॉलिसी है,
but uh, yeah, the teachers, students, and above all parents, ये सब कुछ they have to see, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है इसका हम्म। वो बाहर आ सके। एंड ऑफ द डे सब आप अपने अपने बच्चों का फ्यूचर है। तो कोई बच्चा डॉक्टर नेचुरली पढ़ना चाहता है तो वो भाई डॉक्टर ही पढ़े, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है ये पढ़े, कोई बचपन से ही अगर जावलिन थ्रो कर रहा है नीरज चोपड़ा की तरह तो भाई उसको जावलिन में आगे भेजे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने पीजी कर लिया, पीजी करने के बाद में आपको दिमाग में क्लिक कर रहा है कि नहीं यार ये तो मैं करना ही नहीं चाहता, मैं कुछ और ही करना चाहता हूँ। वही। अभी एक एक एजुकेटर है, मेरे को याद नहीं है उनका, हम्म। तो आई थिंक उसके साथ हम लोग वी कैन एंड। तो तो आई थिंक एजुकेशन 360 या नाम से कोई एक जैसे फिजिक्स वाला है वैसे ही एक एजुकेशन 360 नाम से कुछ है। मैं हम्म। तो उनका एक मतलब पोस्ट आया था, तो उनके पोस्ट में था कि उनका जो बेटा है वो भी उसने इंजीनियरिंग वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद में ये लोग वेकेशन पे गए थे एक स्कूबा डाइविंग करने हम्म। फिलीपींस में। अच्छा। और फिर वहां जाने के बाद में ऐसा हुआ कि उसको वो लड़के को बहुत पसंद आ गया, हम्म। एंड दे केप्ट ऑन रिटर्निंग बैक देयर मेनी टाइम्स। और उसके बाद ये हुआ कि अ, वो लड़का कॉर्पोरेट जॉब वगैरह में था। अरे ये तो किसी बहुत, मैं अभी रिसेंटली न्यूज में देखा था, हाँ, किसी यस बहुत यस। फेमस बंदे का बेटा ऐसा किया हाँ, है वो। यस यस यस। कहीं किसी हीरो का तो नहीं, एजुकेटर की बात कर हीरो रहे हो नहीं आप? है, एजुकेटर है, एजुकेशन 360 या इस नाम पक्का। से कुछ है। मुझे लग रहा था अ, कोई अ, हीरो वीरो का कोई बेटा है, जैसे माधवन, पता नहीं किसके नहीं नहीं न्यूज नहीं में नहीं। मैं देखा था अभी, वो स्कूबा डाइवर बन गया है, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के हाँ एग्जैक्टली। प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर बन गया मतलब। फाउंडर सन। यस, एजुकेशन 360 आप स्क्रीन शेयर कर इसका। रहे हो क्या? मैं स्क्रीनशॉट करता हूँ करता हूँ हाँ करता हूँ हाँ हाँ। स्क्रीनशॉट करता हूँ, बहुत ही मतलब एक अच्छा रहेगा सबके लिए समझने के लिए कि कैसे हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में। हाँ, इसको आप बस फॉर्मलाइज कर दीजिए ये सब चीज़ों को। अभी तक ये सब इनफॉर्मल तरीके से लोग अपने मर्जी से करते थे, अब ये फॉर्मल हो जाएगा इस पॉलिसी के थ्रू। दिख रहा है ना आपको हाँ हाँ, स्क्रीन? दिख रहा है। अच्छा, तो ये महेश्वर पेरी हैं। तो ये अपने सन की बात करते हैं, विनायक, जो कि कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग रोल में था। उसके बाद में डीप सी डाइविंग ये लोग गए और फिर वहां पे वो वापस जा काफी दफा गए क्योंकि उसको इतना पसंद आ गया। और एंड ऑफ द डे फिर उसने कॉर्पोरेट करियर अपना छोड़ छाड़ के हम्म। उसने ज्वाइन कर लिया वहीं पे एज अ फुल टाइम करियर, एज अ स्कूबा डाइवर, डीप सी स्कूबा डाइवर। तो ये हम्म। इसकी फोटो है। हाँ, आई ये थिंक उसका वो मलिंगा की तरह लगता है उसका बेटा देखने में। हाँ, बट आई थिंक यू कैन सी द हैप्पीनेस इन हिज फेस हाँ कि अब इस पोस्ट में उन्होंने कहीं ये लिखा है कि उसकी जो सैलरी है वहां पे, जो कॉर्पोरेट जॉब में कमाता था उसके आधे से भी शायद कम है। हाँ। बट इट इज समथिंग दैट ही इज फाउंड कि वो इसके लिए बना है, हम्म। एंड ही लेफ्ट ऑल द स्ट्रेसफुल लाइफ एंड एवरीथिंग, एंड नाउ ही इज व्हाट इट इज। हाँ, अगर उसको बहुत अच्छा पसंद आएगा, बहुत अच्छे से कर लेगा, तो क्या पता उसमें ही एक कंपनी खड़ा कर लेगा, और पता नहीं क्या क्या, उसका भी कोई लिमिट
स्कोप का लिमिट थोड़ी है। तो अब जैसे पॉलिसी में ये जो ब्रेक का दिया गया है, जब आप हायर स्टडीज कर रहे हैं तो 1 साल का सबैटिकल आप ले सकते हो, तो उस टाइम पे कोई बच्चा जो अपना खुद का जो पैशन है उसको परस्यू करने जा रहा है, तो आप यू नेवर नो कि वो 6 महीने या 1 साल में जब वो ब्रेक लेता है तो उस टाइम पे मेनी मिरेकल्स कैन हैपन। और फिर उसका करियर वो, और ये भी हो सकता है कि मान लो आगे का 2 साल उसको कंप्लीट करना है या नहीं करना है, दैट 1 ईयर कैन ऑल्सो डिसाइड कि उसको कहीं और जाना है, rather than you know wasting the entire thing. So that's something great of out of the policy. But end of the day की जो society है और ये है, they have to come out of this. uh, I think जिसको सिर्फ एक जॉब नहीं चाहिए, they are looking for something meaningful in their lives. I think this policy gives those kind of kids a very good फॉर्मल वे टू फॉलो दैट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उनको अच्छी तरीके से ये समझाती है। आई थिंक दैट्स माय लास्ट बिट्स के आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं या फिर? नहीं अभी नहीं, अब देखते हैं आगे फॉरेन फंडिंग और ऐसे ही किसी टॉपिक पे बनाते हैं वीडियो। हाँ मनी हाँ, ट्रेल। डेफिनेटली। आई थिंक अगला वी कैन डायरेक्टली गो विथ FCRA। ठीक है, चलेगा। ठीक है, फिर इसको यहीं क्लोज करते हैं फिर, ठीक है। ओके ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।